वो बच्चा गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करे जिसको कुछ पता ही नहीं है, गेट एग्जाम होता भी है क्या होता है उसको कुछ पता नहीं है। कुछ टाइम बाद ना बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो मोटिवेट कैसे रहे पूरी जर्नी के दौरान। सुपरमैन भी बोलते हैं हम गेट का। तो मेरे हिसाब से कोडिंग हर किसी को सीखना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। दुनिया में जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसोगे ना, सिर्फ 2 ही लोग आपको बचा सकते हो, और पोस्टपोन के बारे में किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। तो जो 80% क्राउड रहता है वो ऐसी मजे वाला क्राउड होता है, उनको बस पैसे उड़ाने से मतलब रहता है। बाकी आप एक गेट को एक सेफ साइड में लेके चल सकते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इज गेट एग्जाम वर्थ इट? क्या गेट एग्जाम अभी भी उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले था? तो उसके लिए मैंने खास प्रतीक भैया को बुलाया है ताकि मैं उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन कर पाऊँ। तो प्रतीक भैया काफ़ी टाइम से गेट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं। उन्होंने खुद गेट एग्जाम 2 बार लिखा है। तो प्रतीक भैया, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को दे दें ताकि उन्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मैंने गेट 2 बार लिखा है। तो मेरा पहले बार मतलब अच्छा रैंक नहीं आया था, ठीक है। और रोहित को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और रोहित को मैं जनवरी में मिला था। जनवरी में हमने एक अच्छा वीडियो बनाया था और तब रोहित के सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स थे और अभी 60,000 भी कंप्लीट होने वाले। तो मेरे हिसाब से रोहित बहुत ही फास्ट यूट्यूब पे बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से रोहित ने वो वाला डाउट क्लियर कर दिया बच्चों का। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ एक्चुअली मुझे, क्योंकि कैसा है कि लोगों को लगता था कि सिर्फ बीटेक वालों को ही टॉप पैकेज लग सकता है, पर एमटेक वाले इंसान ने फर्स्ट टाइम टॉप पैकेज ग्रैब किया आईआईटीज़ में। तो अभी लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि मास्टर्स करना चाहिए हमें शायद से। तो मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नाम प्रतीक सावंत है और मैंने 2 बार गेट एग्ज़ाम लिखा है और मैं आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और मेरा पेटेंट है और मेरा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेपर है और लास्ट 3 सालों से मैं गेट एग्ज़ाम के स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हूँ। तो कुछ लोग बोर भी हो गए मेरे चैनल पे, पर ठीक है, हर साल नया क्राउड आ ही जाता है। तो यही मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो पर्सनली मैंने भी भैया से काफ़ी कुछ सीखा है। मैं जब गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं आपकी वीडियो देखता था, आपकी मोटिवेशनल जर्नी, आप बताते थे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। और जब मैं मतलब दिसंबर जनवरी का जब मंथ था उस टाइम पे तो मतलब आप जो वीडियो निकालते थे ना, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यही मुझे डाउट आ रहा है दिमाग में, उसी से रिलेटेड आपने वीडियो बना दी। तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। उनकी जो गाइडेंस आपने दी है पूरी कम्युनिटी को, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। तो भैया अभी जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो भी एक नया बच्चा है उससे कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, ओके, जैसे मैं था तो मैंने 3rd ईयर तक, बीटेक 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो वो बच्चा गेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिसको कुछ पता ही नहीं है, गेट एग्जाम होता भी है क्या होता है उसको कुछ पता नहीं है, तो स्टार्ट कैसे करें? अब मैं उस जर्नी में आप कैसे वो चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से जब भी आप किसी भी कंपटीशन का स्टार्ट करते हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ स्टार्ट के बारे में ही सोचना चाहिए। आप रैंक निकालना चाहते हो, आप इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, जीतना चाहते हो, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं जीतने के लिए कर रहा हूँ। पर मेरे हिसाब से अगर आप हर दिन क्लासेस में जाते हो या फिर हर दिन आप उसी में टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो कि मेरा रैंक कैसे अंडर 100 आएगा, मैं आईआईटीज़ में जाके कैसे करूँगा, या फिर मैं अगर अब्रॉड भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे आके मेरा कितना बड़ा पैकेज लगेगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप सपने देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अभी पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकते। और कुछ लोग जो अपने सपने पे बिलीव नहीं कर पाते वो अननेसेसरी डिमोटिवेट भी होते रहेंगे। एक एनालॉजी देना चाहता हूँ कि अगर आपको पहाड़ के चोटी पे भी जाना है तो मेरे हिसाब से चोटी तो तब मतलब सक्सेसफुल हो गई, वो चोटी पे जाने जैसा है, तो आपको वो सपना पूरा होते हुए तब दिखेगा जब आप चोटी के बहुत ज़्यादा पास खड़े होगे। नीचे खड़े होके देख ही नहीं सकते कि वहाँ पे हम क्या रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब आप जर्नी जस्ट स्टार्ट करते हो तभी आपको सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। जिस इंसान को सब्जेक्ट से प्यार है और वो उतना काबिल बन गया है वो ऑटोमेटिकली रैंकर बन ही जाएगा, ठीक है। तो जर्नी के स्टार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में सोचो। जो भी सिलेबस है उसे स्प्लिट करो मंथ्स में, उसे स्प्लिट करो वीक में, उसे स्प्लिट करो आज के दिन में भी, तो आपको पता चलेगा कि आज का दिन का काम मुझे करना ज़रूरी है। सपना ऑटोमेटिकली दिसंबर तक हो जाएगा पूरा। ओके भैया। तो भैया जैसे अभी भैया ने बताया काफ़ी चीज़ें, तो भैया जैसे मैं जब अपनी आईआईटी जर्नी शुरू करी थी तो मैंने क्या करा, पहले मैंने कोचिंग के सारे मटेरियल ले लिए, फिर मैंने बुक्स लिया, तो मैंने चट्ठा लगा दिया, टेस्ट सीरीज सब कुछ ले लिया और 1-2 महीने मैंने जम के पढ़ाई भी करी। मतलब ये गेट एस्पिरेंट के साथ भी होता होगा, मेरे साथ नहीं होता मेरी जर्नी में, लेकिन आईआईटी में मेरे साथ ये सब हुआ था। तो कुछ टाइम बाद ना बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो मोटिवेट कैसे रहे पूरी जर्नी के दौरान, उससे रिलेटेड कुछ बताइए आप। तो ये भी आंसर मैं अपने पहले आंसर से रिलेट करा रहा हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया था दिसंबर तक या फिर जो भी आपका टारगेट डे है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम लिखना है, अभी से लेकर तभी तक आप कितना सिलेबस कंप्लीट करोगे उसे हर मंथ वाइज स्प्लिट करो, मंथ में भी हर डे वाइज स्प्लिट करो। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं वहाँ पे सिलेबस उस डेट को कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मेरे को आज का ये जो भी मैंने टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है। और अगर आप ये टारगेट अगर स्किप कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपका आगे आने वाला टारगेट आप पूरा नहीं कर पाओगे। और रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, नहीं तो अननेसेसरी डिमोटिवेट भी हो जाओगे टारगेट सेट करने के कारण। तो मेरे हिसाब से जो लोग प्लान नहीं करते ना वो ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं। अगर आपको पता है कि पूरा मंथ वाइज आपने क्या क्या करना है तो उसमें डीमोटिवेशन नहीं आता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि मुझे आज काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे के 10 स्टेप्स के बारे में भी नहीं सोचना है, कल के स्टेप के बारे में भी नहीं सोचना है, सिर्फ अभी के स्टेप के बारे में सोचना है। तो प्रतीक भैया तो एक्सपर्ट है गेट में, ओके, उन्हें सुपरमैन भी बोलते हैं हम गेट का, तो उनसे आप अच्छी खासी गाइडेंस आराम से ले सकते हैं गेट से रिलेटेड। तो भैया मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा, जैसे जब बच्चा सीएस में एग्जाम लिखता है गेट का तो उसको पता है कि श्योर है कि मास्टर में उसका एडमिशन होगा और वो प्लेसमेंट लेके चल लेगा, नहीं होगा तो 20-25 का लेके चल लेगा। लेकिन जो अदर ब्रांचेस अगर मैं बात करूं, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, अदर जो ब्रांचेस में भी ओके, जो अदर ब्रांचेस वाले हैं उनके लिए तो मतलब लिमिटेड पीएसयूज हैं, तो ऐसा तो नहीं सब चले जाएंगे, 200-300 बच्चे ही जाएंगे वहाँ। तो बाकी जो बच्चे बचे हैं तो वो आईआईटी में वो मास्टर्स करने गए तो वहाँ कहीं उनका मास्टर को वेस्ट नहीं हो जाएगा कि उनको उसके बाद जॉब भी ना लगे, वो वाला डाउट। तो रोहित ने एकदम प्रॉपर, लोगों का ये डाउट होता ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी हम प्लेसमेंट्स के भी जो वीडियोस लाते हैं, जैसे अमेजोन में कोई प्लेस हो गया, गूगल में कोई प्लेस्ड हो गया, मैक्सिमम लोग सीएससी बैकग्राउंड से हैं। इनफैक्ट सिविल से कोई मास्टर्स में बहुत ही तगड़ा पैकेज ग्रैब किया, ऐसा वीडियो मैंने यूट्यूब पे अब तक नहीं देखा है, और लोग मुझसे भी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप किस लिए मास्टर्स करने जा रहे हो। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो सिर्फ रिसर्च के लिए तो आपको प्लेसमेंट का कुछ वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका कुछ काम का नहीं है। अगर आपका मास्टर्स करने का प्लान इसलिए क्योंकि आप एक जॉब चाहते हो अच्छा, तो मेरे हिसाब से मास्टर्स करते हुए वहाँ पे अपने सीनियर से थोड़ा बातें करना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आते हैं और उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से मैं उस काइंड ऑफ प्रोफाइल बना सकता हूँ। किसी को फाइनेंस में आना है, किसी को नॉन कोर में आना है, किसी को सिर्फ कोर में आना है। कोर ब्रांचेस में कंपनीज बहुत एमटेक को बहुत कम ही प्रेफर करते हैं। तो आप उसी तरह से फर्स्ट डे से आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको ये आपका मानना होना ही नहीं चाहिए कि मैं सिविल से हूँ, मैं कोडिंग क्यों करूँ। मेरे हिसाब से कोडिंग हर किसी को सीखना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, एज ए स्किल की तरह देखो। कोडिंग के लिए जॉब बहुत सारे हैं आईआईटीज़ में या फिर मास्टर्स करने के बाद। तो अगर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, मेरे हिसाब से आपको गेट कंप्यूटर साइंस थोड़ा सीखना चाहिए, उससे आपको सिर्फ लाइफ में थोड़ा हेल्प ही होगा। तो जो भी आप देख रहे हैं, तो मैं आपको वही बोलूंगा, जब भी भैया ने पूरा कंक्लूड किया कि आपको ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट की। जैसे बहुत बच्चों के दिमाग में नहीं होता, तो पहले आप अपना थॉट क्लियर करो कि आपको रिसर्च करना है, पैसा कमाना है। जैसा मेरा मेन मोटिव था कि हाँ भाई मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे इसलिए आईआईटी जाना है, तो वो अगर आपका थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर है तो आप अच्छा खासा आपको जो भी आप सेटिस्फाइड होगे, मतलब अगर आपने गेट एग्जाम देने के बाद। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा कि आप खुद आईआईटी बॉम्बे से हो और मैंने सुना आपने प्लेसमेंट नहीं लिया या फिर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा, तो वो वाला डाउट क्लियर करें। कौन सा सच बात है? हाँ, कौन सा सच है और क्यों, मतलब इसके पीछे की स्टोरी। तो कैसा है कि मेरे बैच में से सिर्फ मैं ही अनप्लेस्ड हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं रजिस्टर तो मैंने किया था, पर उस टाइम पे मैं जॉब में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने किसी भी कंपनी का रिटन टेस्ट लिखा ही नहीं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है और हमारा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आते रहते हैं। जैसे मुझे पहले कैरम खेलने में इंटरेस्ट था स्कूल में, और तभी मैं बहुत अच्छा खेलता था, और कॉलेज में जाके मुझे डांस में इंटरेस्ट आया, फिर गेट प्रिपरेशन के बाद मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट आया। पर अभी तक जो इंटरेस्ट है वहाँ से मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो कमेंट सब भी है, उससे मोटिवेशन मिल रहा है कि तुम किसी के लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हो, कोई तुम्हारे वीडियो के कारण खुश हो रहा है, वो तो था ही एक साइड में। और दूसरे साइड में ये भी था कि कुछ ब्रांड प्रमोशन आ रहे हैं, किसी क्लासेस का प्रमोशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे जो चीज़ अच्छी भी लगती थी वहाँ से मैं पैसे भी कमा पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ पे ही ज़्यादा मेहनत करूँगा तो शायद से मैं भी खुश रह सकता हूँ और
ये शायद से मैं बड़ा कर सकता हूँ, एक बिलीफ ही था, तभी तो मेरा चैनल इतना भी बड़ा नहीं था। और उसी टाइम पे मेरा क्या हुआ कि एस एकेडमी ने प्लेसमेंट के टाइम मुझे रिक्रूट कर लिया, और एस एकेडमी से मैं पढ़ाऊँ, तो मेरे लिए भी एक ड्रीम जैसा था कि एस एकेडमी मुझे कैसे अप्रोच कर लिया। तो एस एकेडमी के साथ मैंने लास्ट 1 साल से काम किया, और उतना ही उन्होंने मुझे ऑफ़र किया जितना मुझे एवरेज आईआईटी बॉम्बे का मिलता। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि अभी मुझे सेकंड फेज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, और तब से मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ। अभी मैं इस एकेडमी से नहीं जुड़ा हूँ, और अभी मैं भैया ने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रही है, हर नए नए फील्ड में। वो डीआईडी के ऑडिशन में भी गए थे, उन्होंने मुझे बताया था। तो हाँ, है ना, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैं सेकंड राउंड, मतलब वो मेगा ऑडिशन वाला राउंड नहीं, टीवी राउंड से पहले 3 राउंड होते हैं, उसमें से सेकंड राउंड में मैं बाहर हो गया था। तब मुझे पता चला था कि हाँ, मैं इतना अच्छा डांसर नहीं हूँ। वैसे तो रियलिटी शो में थोड़ा इमोशनल स्टोरी ज़्यादा बिकती है, वो जो मैंने नहीं, मेरे पास इमोशनल स्टोरी थी, मेरे पास डांस नहीं था। तो इसलिए सेकंड राउंड में पहुंच के देगा। हाँ, हाँ। चलो, तो भैया अभी आपने बताया कि अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो मैंने देखा कि गेट गॉन बैड, मतलब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उनका एग्जाम खराब हो जाता है, बहुत बार होता है। तो उसको कैसे हैंडल करें, मतलब एक फैमिली प्रेशर आता है, क्योंकि जब मैंने भी दिया था तो मुझे लगा मेरा मैसा हो चुका है, मैंने फैमिली से बात कर ली थी, पर तो बहुत बच्चे उस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि वो मास्टर की ओर जा पाए, समझ लो। तो Fail वो हो जाते हैं। हाँ, अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं। सबसे मेन वही है कि वो अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप मतलब टूट गए हो आप, अगर आपको सपोर्ट नहीं करे, तो उस टाइम को और उस प्रेशर को कैसे संभालना। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, और ये पॉइंट मेरे हिसाब से तभी आता है जब भी आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रोमिसेस करते हो, ठीक है, और अपने फैमिली के सामने झूठ, मेरे हिसाब से ना, उन्हें गलत साबित कर देते हो। और मेरे हिसाब से अभी के जनरेशन में यही प्रॉब्लम है कि वो अपने फैमिली से ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते, या फिर वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। पर मेरे हिसाब से आप दुनिया में जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसोगे ना, सिर्फ 2 ही लोग आपको बचा सकते हो उस प्रॉब्लम में से, वो आपके मॉम डैड। हो सकता है कि बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्ट भी ना रखता हो, पर वो 2 लोग हमेशा आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अभी का आपका जो कंपटीशन का काम है, पढ़ाई है, वो दिल लगा के करना ज़रूरी है, पर जो भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे उनके साथ शेयर करो, तब उन्हें बिलीव होगा कि हाँ, मेरा बेटा पढ़ भी रहा है। तो आगे जाके अगर तुम फेल भी होते हो ना उस कंपटीशन में, वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए। फैमिली तब डाउट लेती है जब उन्हें पता होता है कि तुमने उन्हें झूठे सब प्रॉमिसेस किए थे, उनके टाइम की वैल्यू नहीं की, उनके पैसों की वैल्यू नहीं की। अगर आपने मेहनत किया है, फिर भी अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, तो फैमिली वो अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे हिसाब से रेडी होती है। और जब भी फैमिली रेडी है ना, फैमिली के साथ फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है, हर बात तुम्हारी सुन रही है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग से वो प्रेशर भी चला जाएगा, क्योंकि फैमिली से ही हम सपोर्ट चाहते हैं, पर हम फैमिली से बात भी नहीं करना चाहते, सोचते कि हमें डायरेक्टली सपोर्ट मिल जाना चाहिए। पर हम किसी दूसरे पर्सन को अप्रोच करने के लिए जितना मेहनत लगाते हैं, उतनी मेहनत मेरे हिसाब से हमें अपने घर वालों से भी रिलेशनशिप्स में डालनी चाहिए। इसके लिए कोई अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये इसके ऊपर भी हम डिटेल में एक नया वीडियो बना सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने ना एक जनरल सा ट्रेंड देखा बच्चों के बीच में कि फालतू में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कोई कंट्रोवर्सीज आ गई। मतलब पिछले 2-3 साल से अगर मैं ट्रेंड देखूं, तो दिसंबर जनवरी के बीच में 2 कोचिंग आ जाएंगी, आपस में लड़ने लग जाएंगे, और बच्चे वहीं अपना पूरा टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, देखते हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अभी जैसे एमवे वर्सेस कृष्णा आया था, मैं भी खुद अपना टाइम वेस्ट करने लगे कौन जीत रहा है। तो इन चीज़ों से कैसे बचना है, मतलब खुद को एक फोकस कैसे रखें जब हमें पता है कि ये मेरा एक मीन टाइम है जो मैं वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो कैसा है कि एमवे वर्सेस कृष्णा तो मैंने बहुत इंजॉय किया है वैसे, क्योंकि मैं कंपटीशन का पार्ट भी नहीं हूँ। और वैसे एमवे और कृष्णा तो वो हमारे एग्ज़ाम फील्ड से नहीं है, तो वो कंट्रोवर्सी करते हैं, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कैसा है कि आप एक गेट एग्ज़ाम के अगर ऑडियंस हो, तो आप दिसंबर जनवरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी फील करते हो। तो उस टाइम पे जनरली लोगों को पता होता है कि इस टाइम पे लोग मोटिवेशन के लिए यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उस टाइम पे अगर हम वीडियोस डालेंगे तो हमारा रीच भी बहुत ज़्यादा आएगा, यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, इनडायरेक्टली हम फरवरी में ज़्यादा कोर्स बेच पाएंगे। तो स्टूडेंट को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए कि वो दिसंबर जनवरी को किस किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1000 लोग लाइव है, 2000 लोग लाइव है इस कंट्रोवर्सी में, मतलब कंट्रोवर्सी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। गेट में डिस्क्वालीफाई होने वाला नंबर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो वो वाली भीड़ को अगर तुम फॉलो करने जाओगे, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने 1 साल का प्रिपरेशन किया है मन लगा के, तो मेरे हिसाब से आपको इस सारे कंट्रोवर्सी में पीक पीरियड में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए,
जैसे पीक पीरियड मेरे हिसाब से बॉडी बिल्डिंग का होता है कि लास्ट वीक में हमें कार्ब्स लोडिंग सब करना होता है, वैसे मेरे हिसाब से पीक पीरियड गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं करते, सोचते हैं कि मैं उस एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ कर सकता हूँ, किस तरह से माइंड को स्टेबल रख सकता हूँ। तो आपने अगर मेहनत की है, अगर आपका ये गेट पोस्टपोन्ड होता है तो आपके लिए सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि आप पीक पीरियड के लिए शायद से रेडी होने वाले थे। तो आपको उस मेजोरिटी को नहीं फॉलो करना है, आपको हमेशा से अपने आप के लिए प्रिपेयर रहना है कि वर्स्ट केस में भी मेरे साथ जनवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस पहले से सोच के रखने हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने का तो मेरे हिसाब से रीज़न बनता ही नहीं है, और पोस्टपोन के बारे में किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्टपोन नहीं होने वाला है। इस बार भी अगर कोई नाटक होता है तो बिल्कुल भी उस पर बिलीव मत करना, सिर्फ गेट पे कॉन्सेंट्रेट करना। ओके भैया। तो भैया अब ये तो हो गया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट वगैरह। अब मैं अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, देखो हर फील्ड में होता है कि जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है तो जो 80% क्राउड रहता है वो ऐसी मजे वाला क्राउड होता है, उनको बस पैसे उड़ाने से मतलब रहता है। बाकी 20% जो सीरियस क्राउड रहता है, जो सीरियस क्राउड रहता है उसके अंदर भी फियर ऑफ फेलियर रहता है कि उसे लगता है यार मैं इतनी तैयारी तो कर रहा हूँ पर उसे लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो फिर वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे या फिर ये चीज़ें कैसे हैंडल करें? मतलब प्रेशर, हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं। कैसा है मेरे हिसाब से, अगर आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको प्रेशर फील नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है। पर प्रेशर भी मेरे हिसाब से दो तरीके के फील हो सकते हैं। एक प्रेशर ये फील हो सकता है प्रिपरेशन करने के टाइम कि मेरा रैंक कैसे आएगा, और एक प्रेशर ये हो सकता है कि मैं आज का टास्क मुझे करना है। तो मेरे हिसाब से जो रैंक का प्रेशर है वो अननेसेसरी आपने प्रेशर लिया है पहाड़ के नीचे बैठ के कि मुझे पहाड़ के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई देगा। जब आप जनवरी तक हार्डवर्क करते हुए जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि आप शायद से जीतने वाले हो। अभी बैठ के अगस्त में सोच रहे हो कि मेरा रैंक आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं दिखाई देगा नीचे बैठ के ऊपर का सिनारियो क्या है। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ का प्रेशर लेना चाहिए कि आज का जो मैंने टास्क डिसाइड किया है वो मुझे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एटलीस्ट रोज पढ़ाई करने के लिए मोटिवेटेड फील कर पाओगे। तो लोग जो बोलते हैं मैं मोटिवेशन नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो प्रेशर नहीं लेते शायद से आज के टास्क का। तो आज का प्रेशर लेना अच्छा है, फ्यूचर का मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, वो भी इतने दूर का। तो भैया ने काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वीडियो से रिलेटेड। मैं जो भी बंदे गेट के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं या फिर जो देना चाहते हैं, अगर वो इनके पॉइंट्स को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो या तो आप अपना ज़्यादा टाइम, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि बहुत टाइम बच्चे ना एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि एक बार आ जाए तो उसके बाद मैं शुरू करूंगा। तो वो टाइम कभी आता नहीं है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज आ जाएं फिर मैं शुरू करूं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि अभी जो जितना है शुरू कर लो, बस इनिशियलाइज करना ज़्यादा जरूरी है कि परफेक्शन की ओर जाने से बढ़िया। परफेक्शन तो मेरे हिसाब से टाइम के साथ आता है। हर चीज़ मेरे हिसाब से ट्रांजिएंट टाइम से ही स्टार्ट होती है। स्टेडी स्टेट आपका आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड के साथ सम सॉल्व करोगे। अभी आप अनसर्टिनिटी रखते हो क्योंकि आप अपने ट्रांजिएंट स्टेज में हो, आप अपने लर्निंग स्टेज में हो, तो वो टाइम से जाना ही पड़ता है। अगर फ़ैन भी ऑन करेंगे मेरे हिसाब से फटाक से 5 के स्पीड पे घूमना स्टार्ट नहीं करता है, पहले उसे 0 से ही स्टार्ट होना पड़ता है। तो अभी आपका ये ट्रांजिएंट टाइम है, आपको सम सॉल्व नहीं होगा, आपको रिविजन में चीज़ें याद नहीं आएगी। जितना हो रहा है हर रोज़ का काम करते रहो, जनवरी तक आ जाएगा मोटिवेशन। तो एक मोटिवेशन मैं भी दे देता हूँ बच्चों को। देखो अभी मार्केट में थोड़ा रिसेशन आ रखा है, थोड़ा हायरिंग थोड़े फ्रीज हो रही है, तो आप एक गेट को एक सेफ साइड में लेके चल सकते हो कि हाँ अगर आप IIT या NIT वगैरह पहुंच जाते हो तो वहाँ तो कंपनियाँ आती हैं वहाँ, मतलब ये इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और वैसे भी जो अभी आपका प्लेसमेंट होगा नेक्स्ट ईयर होगा, तो ये भी एक एडवांटेज मुझे लगा है गेट का कि हाँ मतलब मास्टर्स इन जनरल है ना, इंडिया हो अब्रॉड हो, क्योंकि आजकल तो पूरी हायरिंग फ्रीज हो रही है। तो भैया खुद बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं गेट से रिलेटेड, गाइडेंस वीडियो, फ्यूचर विद फंक IITian, फ्यूचर विद नहीं फ्यूचर फंक गाइड। तो भैया भी बहुत सारी वीडियो क्रिएट करते हैं फ्यूचर फंक IITian, तो आप उनको जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वो आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अगर आप उनका चैनल चेकआउट करते हो। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भैया कोई लास्ट में बच्चों को मोटिवेशन लाइन, कुछ इंस्पिरेशन? तो मेरे हिसाब से रोहित ने बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल सेट किया है मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप बीटेक में सिर्फ हमें ओवरव्यू मिलता है और आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं किस कॉलेज से आता हूँ, मैं NIT से नहीं हूँ। मेरे हिसाब से रोहित भी टायर 3 कॉलेज का है, उसने फिर भी 2 करोड़ का पैकेज ग्रैब किया है। तो ये बहुत ही बड़ा उसने एग्जाम्पल सेट किया है सभी के लिए कि आपको मास्टर्स करना चाहिए और मास्टर्स में अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। क्या पता आप भी नेक्स्ट रोहित बन सकते हो। तो इसी के साथ भैया वीडियो को रैप अप करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पक्का पूछें, डिस्क्रिप्शन में पूछे बोल रहा था। ठीक है तो कमेंट सेक्शन में
पक्का पूछे, मैं वैसे भी आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।